माइंड यू, डर के आगे जीत है। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम जन आदेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज के शुमारे में भी हम दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों को लेकर के हाजिर हुए हैं। तो देखते हैं, इनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कि हाउ दे आर गोइंग टू मार्केट देमसेल्व्स देयर पार्टीज़ फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शंस। और जो 19 तारीख नज़दीक आ रही है, आप देख रहे होंगे कि पूरे मुल्क में जो कैंपेनिंग है वो सूरत पकड़ रही है। तो अभी शायद ईद की वजह से या फिर रमज़ान की वजह से उस हद तक की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आइंदा कुछ दिनों में यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कैंपेनिंग देखने को मिलेगी। तो आइए मैं आपका तारुफ करा ही देता हूँ हमारे आज के गेस्ट के साथ। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं सारा हयात शाह साहिबा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रही हैं, और उनके बराबर में बैठी हैं राशिदा मीर साहिबा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। जी सारा, आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं ऐसे कहूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, क्या लेकर के आप लोगों के साथ हैं? द ट्रूथ, दैट विल बी आवर यूएसपी, द ट्रूथ. Things we dealt with in the last 5 years, how things changed in the last 5 years, how our rights were snatched undemocratically, unconstitutionally, illegally. तो जो 2019 5 अगस्त के बाद जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, देखिए एक जमहूरियत में जब आप कोई फैसला लेते हैं तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें पैरामाउंट होती है जी। क्योंकि जो एक डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर लोगों की ओपिनियन को तरजीह दी जाती है। हर चीज़ के ऊपर जो है वो अवाम की ओपिनियन को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट कि जब हमारे राइट्स के साथ छेड़ा गया, जब उन्हें ख़त्म किया गया स्टेट से, ये पहली मर्तबा हुआ है 72 साल में। एक स्टेट जो थी उसे यूटी बना दिया गया। नॉर्मली यूटीज को स्टेट में तब्दील किया जाता है, उसे अपग्रेड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही वो अग्रेसिव स्टेप जो हमने देखा, और जिस ह्यूमिलिएटिंग तरीके से वो किया गया उस दिन, जब हमें कहा गया, जब ये एडवाइजरीज जो है सर्कुलेट हो रहे थे इंटरनेट पे, हम पूछ रहे थे खुदारा हमें कोई बताए कि क्या होने वाला है, व्हाट इज कमिंग आवर वे। कुछ समझ नहीं आ रही थी। हम अफसरान से पूछ रहे थे, वो कहते थे जी एनसी वाले हैं, रूमर फैला रहे हैं, पता नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये लोग जी रूमर फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से हम जुलाई 26-27 से ही जब यात्रा भी कैंसिल हो गई, यात्रीज को बोला गया आप निकलिए, हम सस्पिशियस हो गए कि भाई ऐसा क्या होने वाला है। लोग आपको याद होगा कि पेट्रोल लेने के लिए लाइंस में खड़े हो रहे थे, और लोग कहीं ना कहीं सेंस करने लगे कि समथिंग्स नॉट राइट। तो वही सेंस हम भी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे अफसरान हैं जो सामने थे उस वक्त उन डिसीजंस के लिए जो स्पोक्स पर्सन्स थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये तो एनसी वाले रूमर्स फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये आज बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये हमारे जज्बात, हमारे सेंटिमेंट्स, ये सच्चाई की बात है। ये बात है हमारे उन राइट्स की जो छीने गए और हमें कहा गया कि ये आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। क्या कोई कश्मीरी उसमें पार्टिसिपेंट था उस डिसीजन में? क्योंकि पॉलिटिशियंस तो जेलों में थे, जो नुमाइंदे थे लोगों के, जिन्होंने लोगों ने जिन लोगों में अपना भरोसा दिखाया था, उससे पहले अपने एमएलएस थे, पार्लियामेंट मेंबर्स थे, वो लोग तो कहीं उस डिसीजंस में जो थे वो साथ नहीं थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। तो आपने बात किससे किया, बताइए ना हमें। मैं कहती हूं कल को अगर इंशाल्लाह हमारे भी 3 पार्लियामेंट मेंबर होंगे, वो ठीक है, आप जी बिजली देंगे, आप जी पानी देंगे, आप जी सड़क देंगे, स्कूल देंगे, ब्रिज देंगे, वो देना ही देना है, वो कोई मेहरबानी नहीं। पार्लियामेंट मेंबर का या एक एमएलए का ये सारे चीजें फराहम कराना, उन्होंने कराना ही कराना है, वो तो उनकी जॉब है।
और ना कराएंगे तो लोग उनको रास्ता दिखा देंगे दूसरे इलेक्शन में बाहर निकलने का, क्योंकि वहां अकाउंटेबिलिटी होती है। बट सारा ये भी तो एक हकीकत है ना कि जब ये रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 या डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट या उसकी बाइफर्केशन की बात हुई है, जब ये डिसीजंस लिए गए तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 MPs पार्लियामेंट में थे। जी थे। What did they do? वेल देखिए, सबसे बदकिस्मती की बात जो है, जिस रात को ये डिसीजन लिया गया हमारे तमाम लोगों को उसी दिन बंद कर दिया गया और एक मुल्क में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि अब जी इसके बारे में बात करना इट्स अ क्रिमिनलाइज्ड इशू। जब तक परसों सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर नहीं किया कि आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को उस डिसीजन पे, तो कहीं ना कहीं उस सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले ने कहीं ना कहीं लोगों को एक आश्वासन दिया कि नहीं, आप जो आप फील करते हैं आप बोल सकते हैं, यू डोंट हैव टू स्टे फील सफोकेटेड। But the same Supreme Court decision also upheld the legality of the decision. दैट डिड। लेकिन अगर आपको याद हो, इससे पहले भी एक बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा, ये सिर्फ कुछ साल एब्रोगेशन से मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की बात है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि आर्टिकल 370 जो है ये नहीं हो सकता है रिवोक, क्योंकि यही एक वो ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ कनेक्ट करता है। तो ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, और फिर एक और बेंच आई, उन्होंने कहा ठीक है, जो सरकार ने फैसला लिया नेशनल इंटरेस्ट के हक में था, हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कल एक और बेंच बैठेगी और वो फैसला जो है वो हमारे हक में देगी। तो मैं इसमें बिल्कुल उसके लिए तो somebody will have to file the review petition, which as on date I don't think that neither your party nor any other party of the state has filed so far. We have been having discussions with regard to this. This time around we'll go to the court, maybe in a much better way and more competence and more confidence. Yes, that is what should be the separate. Yeah. जी राशिदा जी, आपकी तरफ आ रहा हूं कि बीजेपी, जैसा कि सारा से हम पूछ रहे थे कि क्या लेकर के ये लोगों के पास जा रहे हैं, तो यही सवाल आपसे भी होगा कि बीजेपी जब लोगों के पास जा रही है कि आप हमारे हक में वोट दे दीजिए, तो क्या कुछ आपके पास है, कौन सी चीज लेकर के आप जा रहे हैं लोगों के पास, क्यों लोग आपको वोट दें? देखिए, ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, मैं भी कश्मीर की ही एक बाशिंदा हूँ, आप भी एक कश्मीर के ही एक बाशिंदा है। 90s से लेके 2010 तक इनकी गवर्नमेंट रही यहाँ। इन्होंने क्या किया ये अवाम को भी पता है। 1996 से लेकर 90 से मान लीजिए 90 से 96 में तक तो गवर्नर रूल था सेंट्रल। उसके बाद में उसके बाद में इनकी जो गवर्नमेंट यहाँ रही, इन्होंने किया क्या, लोगों के साथ क्या किया? ये खाली 370 तो ये खत्म हो गया ना। ये जो बोल रहे हैं 5 अगस्त 2019 में ये जो फैसला हुआ, ये 370 खत्म हो गया। इसके बाद की हालत आप देख लीजिए, कोई आपको स्टोन पेल्टर नजर नहीं आएगा, कोई आपको कैलेंडर नजर नहीं आएगा। जो आपको भी पता है, आपके कैमरामैन निकल जाते थे बाजार में, सड़कों पे, कहीं पे भी जाते थे, इनको भी यही परेशानी होती थी कि मेरा कैमरा अंदर जाएगा नहीं जाएगा, आएगा सही सलामत वापस, कोई नहीं आएगा। हमारी बहन बेटी जाती थी, हमारी बेटियां कॉलेज जाती थी, माँ बाप को यही परेशानी होती थी, पता नहीं अब शाम को ये लौटेंगे वापस कि नहीं लौटेंगे। आज की प्रेजेंट की आप हालत देख लीजिए, प्रेजेंट में जो हालत है आप इस वक्त देख लीजिए, एक अमन है, एक चैन है, एक मतलब एक माहौल ऐसा है। टूरिज्म सेक्टर बढ़ गया है। टूरिज्म सेक्टर को आप आज की नज़र से देखिए, टूरिस्ट कितने आते थे पहले। जब 5 अगस्त 2019 से पहले की बात मैं करूं, तो जब ये टूरिस्ट आता था ये डर जाता था, ये इनको बड़ा ना एक ये होता था, पता नहीं वहाँ हड़ताल होगी, स्टोन पेल्टिंग होगी। बट आज की जो प्रेजेंट हालत है, आज का जो टूरिस्ट है, तो ये अब हिमाचल या कहीं और की तरफ रुख नहीं करता है, ये फिर से कश्मीर आने की सोच रहा है। रही बात हम क्या लेके जा रहे हैं, आपको आज पता है, अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती, मेरी जो माँ है जिसके पास कुछ नहीं है, वो मुफ्त राशन नहीं लेती। या हमारा जो किसान है,
जिसको मंथली आप मतलब जिसको पैसा मिलता है इस वक्त के गवर्नमेंट में, तो पहले ऐसा नहीं होता था। हम सबको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसे ही, या हमारी बहनें हैं, उज्ज्वला योजना जैसे हमने लाई, तो मेरी बहन जब चूल्हे पे जाती थी उसको बहुत सारी बीमारियां होती थी, दमा होता था उस धुआं से। आज देखिए ना कि मोदी गवर्नमेंट ने कितनी तरक्की की। या आज एजुकेशन सेक्टर आप देख लीजिए, एजुकेशन सेक्टर की मैं बात करूं, एक टीचर जो होती थी 11 बजे जाती थी आराम से, या एक टीचर होता था वो बोलता था चलो जी 11 बजे जाते हैं, आराम से चले जाते हैं। बट आज देखिए, आज तो उनको पता है कि मेरी जो इस वक्त अटेंडेंस है ये होने वाली है अपने टाइम पे, वो टाइम पे स्कूल जाती है और बच्चों के साथ मतलब जैसे उनको पढ़ाना है वैसे पढ़ाया जाता है। एक कैमरा वहां लगा होता है कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है। ये प्रेजेंट की हालत है जी। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कह रही हैं या आप कहेंगी या कह रही हैं, तो इनमें मेरे भी बड़े डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ माय जॉब हियर। तो अगर डिसएग्रीमेंट्स है आपकी किसी भी क्लेम से, उसके लिए आपकी राइवल पार्टी की स्पोक्स पर्सन बैठी हुई हैं। जी सारा, डू यू वांट टू, इफ यू वांट टू कंटेस्ट एनीथिंग? तो क्योंकि उन्होंने बात की कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो आ रहे हैं, तो आज का ये जो फिगर है इट्स अ मैनिपुलेटेड फिगर। दे आर पुटिंग इन अमरनाथ यात्रा प्लस द यात्री दैट गो टू वैष्णो। तो हम ये वाला 1 करोड़ इंक्लूड नहीं करते थे। तो But जब हम टूरिज्म की बात करते थे, क्योंकि हम ये पिलग्रिमेज में रखते थे जी, क्योंकि ये पिलग्रिमेज है। The pilgrims are also tourists, ना? हाँ, दे आर टूरिस्ट। पिलग्रिमेज टूरिज्म तो एक अलग सेक्टर है। वो क्या है, वो भी तो टूरिस्ट ही है। बिल्कुल, वो टूरिस्ट है, लेकिन वो पहले भी आ रहे थे जी। अमरनाथ यात्रा और जो हमारी वैष्णो देवी यात्रा है, दोनों जगह लोग पहले भी आ रहे थे। पहले तो वो डर सा था ना, पहले वो डर सा था कि हड़ताल होगी, पथराव होगा, कोई ना कोई ऐसी वाकआत होगी, तो हम करेंगे क्या, कैसे जाएंगे। तो इनफैक्ट अगर मैं आपकी इस क्लेम को, यूएपीए और पीएसए जो है वो थप्पा है ना। आप ट्विटर और फेसबुक पे पोस्ट नहीं लिख सकते हैं, लोग डरते हैं लाइक करने से। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखेंगे, आपके घर पहुंचेंगे, बोलेंगे चलो जी फेसबुक पोस्ट पे अब जी पीएसए, अब जी यूएपीए। 19 के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन जिन्हें कहा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि हो सकता है ये बंदा कुछ करे, इसलिए मैं इसको फिलहाल बंद रखता हूं। आज 5 साल हो गए हैं, आज 5 साल हो गए हैं, वो लोग अभी भी बंद हैं मुल्क के बहुत सारे जेलों में। और आज उनके फैमिलीज जब मिलते हैं वो कहते हैं जी अब हमने वहां जाना छोड़ दिया। तो मैं कहती हूं क्यों जाना छोड़ दिया अपने बच्चों से मिलने? कहते ना जाने के पैसे, ना वहां रहने के पैसे, और वहां जो हमें दिक्कतें होती हैं जब हम जेल के अंदर घुसते हैं वो अलग, उनके बारे में तो मैं बात भी नहीं करूंगी। मगर वो किया इतने मुश्किल है। किसने किया? रशिदा, अगर मैं पैराफ्रेज करूं सारा की बात को, इनका कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रही हैं कि यहाँ पे अमन है, वो एक वो अपेरेंटली दिख तो रहा है, लेकिन उसके पीछे एक डर का माहौल है जो एक सफोकेशन का माहौल है। नहीं, डर अगर होता तो मेरे ख्याल से मेरी बेटी आज बाहर नहीं जाती, मेरा बच्चा या आपकी बहन, मेरी माँ, वो बाहर नहीं निकलती। डर तो किसी को है नहीं। कौन सा डर? मुझे जरा दिखाएं, हम भी तो बाहर जाते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा। डर उस वक्त था जब यहाँ पे मिलिटेंसी थी, जब इन्होंने सपोर्ट दिया सबको कि यहाँ मिलिटेंसी थी, उनको बढ़ावा दिया। हमारे बच्चों को जिनको कलम और कागज चाहिए था, जिनको स्कूल जाना चाहिए था, वो उन दिनों वो पथराव करते थे। हमने वही बदलाव लाया ना, हमने वही बदलाव लाया जी। और मुफ्त राशन बांटा उस माँ को जिस माँ के पास कुछ नहीं। और आज देखिए हमारा जो बुजुर्ग जिनको बच्चे नहीं पूछते थे, मतलब ऐसे भी हालात होते थे, ऐसे भी बच्चे, ऐसे भी कुछ खानदान हैं जिनके उधर बच्चों को, ये बुजुर्गों को नहीं पूछा जाता, उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। ये सुविधा बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ दी, मुफ्त राशन दिया, गोल्डन कार्ड दिया जी। उससे आगे यहाँ देखिए ना, तरक्की देखिए, आप सड़कें देखिए जी। यहां से जम्मू तक हमें कितना टाइम लगता था जाने को, आज देखिए ना, डेवलपमेंट देखिए ना। हमने डेवलपमेंट चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर चाहिए कल को जी। हम बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं जी जी जी। तो डेवलपमेंट जितनी जम्मू कश्मीर में हुई है, हुई वो हमारी सरकारों में है। चाहे वो स्कीम्स हो आपके पास,
जहां दिन भर 10,000 पेशेंट जाते हैं, जो ये सरकार जो है डिफंक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो हमने भी दिए ना यहाँ, और उसके बाद बीजेपी ने भी दिए यहाँ। इनकी बात हो जाए तो फिर आप। तो स्किम्स हो, चाहे आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कन्वेंशन सेंटर SKICC जिसे बोलते हैं हो जी। तो 96 में व्हेन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला केम टू पावर, क्योंकि वो 6 साल बहुत मुश्किल तरीन रह चुके थे, ना कोई पुल था, ना कोई स्कूल था, ना कोई ब्रिज था, ये एक नए तरह से सिलसिला शुरू करना पड़ा। लेकिन अब रहने दीजिए, डेवलपमेंट तो करनी है, मैंने इससे पहले भी बोला, चाहे MLA हो, मिनिस्टर हो, पार्लियामेंट मेंबर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, ये करना ही करना है। ये लोगों पे आपने कोई एहसान नहीं किया है, फंड आ रहा है, इसको खर्चना है, ये किसी ने भी करना ही करना है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स अलग हैं इस वक्त जी। वो क्या है? हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि UAPA और PSA ये रोज लग रहा है। आज कहा जाता है आप इस बंदे को पासपोर्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसके कजन का कजन का कजन का कजन जो है उसकी कोई मिलिटेंट लिंक है। उसकी जिसकी है मिलिटेंट लिंक उससे पूछिए ना, आप उसको क्यों सता रहे हैं जो बेचारा दूर दराज का रिश्तेदार है। आज ये कहा जाता है, मुझे ये बता आज ये नहीं, मैं पूरा पॉइंट पहले बताना चाहूंगी। हमारी जो मीडिया है वो आज 10% रह गई है, 10%। उनमें से भी उठाया गया उन लोगों को जो अनफिल्टर्ड दिखा रहे थे, चाहे ट्विटर पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। कितने नाम मैं आपको बोलूं जिनके ऊपर PSA और UAPA लगाया। नहीं, अब आप मुझे ये बता दीजिए, जो ये आपने सारे लूप होल्स गिना दिए, लूप होल्स विद इन कोट्स में कह रहा हूं, तो अगर लोग आपके नुमाइंदों को चुनते हैं जी, तो व्हाट इज NC गोइंग टू डू अबाउट ऑल दीज थिंग्स? हाउ आर दे गोइंग टू? I think the first thing would be that, you know, these unjust draconian laws that are imposed every single day, I think they should revoke them all. सबसे पहले मेरे ख्याल से कल ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि द फर्स्ट थिंग वील डू इज कि वील रिवोक PSA होना ही नहीं चाहिए। इट्स नॉट ह्यूमैनिटेरियन। ये लाया गया था जंगल चोरों के लिए, लेकिन इसको मिसयूज किया जा रहा है आज कश्मीरी के खिलाफ। इसने जी मुंह खोला, इसको PSA लगा दीजिए, भर दीजिए इसको किसी मुल्क भर के जेल में, देखेंगे। बट जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी स्टेट में तब भी तो PSA लगता था। इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस has come up with this law in the first place. Jungle चोरों के लिए ही सही, but it was national conference that created this. Thank God you asked this question and I get a chance to clarify it on the TV. जब ये लाया गया था, ये शेर कश्मीर ने बेसिकली लाया जी, और उनका एक ही मकसद था कि जो कश्मीर है ये एक ही चीज में जो है टॉप कर सकती है, वो है यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, इट्स अनबीटेबल। तो सारी दुनिया को यहां आना चाहिए। लेकिन उस वक्त में जंगल कटने शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा अगर ये चलता रहा, ये धीरे धीरे हमारा यहां सब खत्म हो जाएगा, ये मत करो, जंगल मत काटो। जंगल ये मेंशन्ड है जब PSA लाया गया है, टिम्बर थीव्स जी मेंशन्ड है, बिल्कुल मेंशन्ड है, लेकिन उसके बाद इसको मिसयूज किया गया। But subsequently national conference governments also misused it for political detentions. See, I would not say that it was never misused. It must have been in some cases, but वो जो statistics देखेंगे आप, नंबर देखेंगे, वो न होने के बराबर होगा। वो कोई कंपैरिजन नहीं है जो आज की सिचुएशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह PSA, जिस तरह UAPA लग रहे हैं, जिस तरह आप छोटी सी बात पर सेडिशन का केस लगा देते हैं। मुझे याद है इससे पहले एक नौजवान ने, मेरे ख्याल से बाबा डैम साइड से, मुझे पूरा याद नहीं है बाबा डैम था या यही डाउनटाउन का कोई साइड था, उसने एक पेंटिंग बनाई, उसने फलस्तीन की मां दिखाई उसमें, और वो उसका बच्चा जो था वो गोद में था फलस्तीन की मां का। ये बहुत साल पहले की बात है, 4-5 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा, 6 साल। उस बच्चे पे PSA लगाया गया, मतलब किस बात पे? क्या ये अपना इजहार नहीं कर सकता अपने इमोशन का? फलस्तीन कहां हम? आपने इसके ऊपर एक पेंटिंग के ऊपर PSA कैसे लगा दिया? देखिए, ये जो आज की लड़ाई है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है। मैं ये साफ तौर पे कह रही हूं, ये हमारे हुकूक, हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लड़ाई है, जो हमें गारंटी किए गए हैं। ये हम इस तरह फजूल में चिल्ला नहीं रहे होते हैं कि भाई हमारे राइट्स, हमारे राइट्स। जी, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस दिन हुआ,
उस दिन से हमें पता था हमारे पास कुछ गारंटीड राइट्स हैं और उन राइट्स के हिसाब से ही हम आज तक चलते आ रहे थे। एक दिन हमें बोला गया सुबह, बस जी आज से सारा कुछ खत्म। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ रियायतें रही हैं, कुछ हमारी लेगेसी रही है। अच्छा, ये कहते हैं बीजेपी ने जी फलाना स्कीम लाई, बेशक लाई जी, लेकिन क्या बीफ बैन नहीं लाया? क्या लिंचिंग्स नहीं हुई बीजेपी के दौरान? Now let Rashida also come up. पीएसए आपका कहना सही है, पीएसए किन्होंने लाया? इन्होंने ही लाया। सबसे पहले आप देख लीजिए ना, पीएसए इनकी गवर्नमेंट में लगा ज्यादा। That's what I have already pointed out. नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसको माना जा सकता है। तो आपका जो अभी तक तो खैर नेशनल लेवल पे भी मैंडेट जो है वो आया नहीं है, फॉर्मल मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न, तो जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक क्या है आपके पास जिसको लेकर के आप 5 सीट्स पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमने जो यहाँ पे डेवलपमेंट की वो सारे देख रहे हैं, सबको पता है। आज नेट का ज़माना है, हमारा जो बच्चा है, हमारे जो घर के मेंबर है, सारे देखते हैं नेट में कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, कैसे किया। तो आपको ये सबको पता है, इनको भी पता होना चाहिए ये कि मोदी जी क्या लेके आते हैं और क्या लेके देते हैं। जब भी वो आते हैं, 3 बार वो जम्मू कश्मीर आए जी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, पिछली बार भी उन्होंने किया कि मैं जी इतना ये करूँगा, इतनी डेवलपमेंट दूंगा यहाँ, तो आप लोग देखेंगे। तो 2047 तक आप देख लीजिए, एक विकसित भारत, एक अच्छा भारत देखने को मिलेगा हम सबको। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी होगी, बहुत अच्छी एजुकेशन भी होगी। 2047 तो जब आएगा तब आएगा, आई डोंट थिंक तब तक मैंने बोला तब जो तक। इलेक्शंस हो रहे हैं, जो 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं इलेक्शंस, इनमें आप क्या लेकर के जा रहे हैं? किस बुनियाद पे आप लोगों से वोट मांगेंगे? आपको मैंने पहले भी बोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो सबको देखते हैं, हमारे जो अपने वर्कर है वो ग्राउंड लेवल देखते हैं, ग्राउंड में देखते हैं। मैं इनकी बात करती हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबको पता है, पहले आए शेख अब्दुल्ला साहब, उसके बाद आए फारूक अब्दुल्ला साहब, उसके बाद आए उमर अब्दुल्ला साहब, और इनका खानदानी राज है। हमारा तो ये खानदानी राज नहीं है। हमारा जो बंदा होता है वो सबसे पहले ग्राउंड लेवल में जाता है, किसके पास क्या प्रॉब्लम्स है, वो पहले हम वो प्रॉब्लम्स हल करते हैं, और हमारे पास तो वो आपकी बार कौन सी प्रॉब्लम्स हल करके आप इलेक्शन में जा रहे हैं? इंशाल्लाह ऐसी जितना भी प्रॉब्लम्स है जिनकी निशानदेही आप कर रहे हैं और फिर लोगों को ये कह रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हम दूर करेंगे अगर आप हमारे नुमाइंदों को वोट देते हैं। देखिए, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, बच्चों के लिए फ्यूचर अच्छा चाहिए जी। सबसे बड़ी बात यह है, उनके बच्चे, उनका फ्यूचर जो आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया, आज तक उनके पास नहीं था फ्यूचर, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा बच्चा आता था उनको पता नहीं क्या ब्रेन वॉश होता था, तो उनके हाथ में पत्थर होता था। बहुत सारे हमने बच्चे हाथ में पत्थर ही नहीं होते थे। नहीं, हमने बहुत सारे गवाए, आपको पता है, जितने भी यहाँ मरे वो बड़े अच्छे एजुकेटेड लड़के थे जो हमने गवाए। हमने बहुत कुछ गवाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन थी। बीजेपी की देन ये है, वो यहाँ डेवलपमेंट चाहती है, बहुत कुछ आपको दिखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आगे आप देख लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री को सबसे पहले, ये शुरुआत ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होती है, पहले ही वो देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, और खासतौर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर उनके जहन में पहले ही आता है, उनकी नज़र में पहले ही होता है। तो इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। आने वाले दौर में भी हम अच्छे से ये होगा जी। With regards to the dynastic politics, which is a jibe, first of all, if the camera could point out at this, these are the family people in BJP. ये प्लीज आप देख दीजिए पहले, ये जो खानदानी राज वाले लोग कहते हैं ना, ये खानदानी राज है, ये जी सारे हैं बीजेपी में, ये खानदानों के खानदान चल रहे हैं। नहीं, आप बाहर की बात मत करें ना, आप यहाँ की बात करें। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, हमने क्या देखा, लेकिन हम इनके बारे में भी वी डू नॉट टॉक अबाउट देम, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि हम हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप की बात कर रहे हैं, और इसमें मोनार्की नहीं है जी। मतलब मैं बादशाह हूं तो मेरा बेटा बादशाह बनेगा,
हो नहीं भी है, सकता। वो तो पार्लियामेंट्री दिखाया आप डेमोक्रेसी। लोगों ने, वो तो आप दिखाया, लोगों ने वो दिख भी रहा है। वोट हासिल करना है। एक सेकंड मैडम, जी 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 सर जी जी आप बताएं, जी। बताएं। तो जब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी में, इफ माय फादर वाज अ पॉलिटिशियन, उसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं हुआ है। शायद एक एंट्री मिली है एक पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, उससे ज्यादा मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है उसका। क्योंकि मुझे जब कल को एक इलेक्शन लड़नी है, अगर मुझे पॉलिटिशियन बनना है, अभी तक मैं कुछ नहीं हूं, मैं अभी तक बात कर रही हूं, लेकिन इफ आई हैव टू एंटर द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, आई हैव टू कन्विंस द पीपल व्हाई आई एम बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। और अगर वो कन्विंस होते हैं तो वो मुझे अपना वोट देंगे। और अगर 5 साल के बाद उनको लगता है यार हमने इसको तो वोट दिया, इसने तो कुछ किया नहीं, 5 साल बाद वो मुझे बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। इसलिए ये जो जाई बने, ये डायनास्टी वाली जाई, पहले तो बीजेपी में बहुत है ये खानदान, लेकिन हम इसके बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये एक यूजलेस सी चीज है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। ये यहाँ बादशाही सेटअप तो है नहीं कि उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा। फैसला लोगों ने करना है। कल जब इलेक्शन होगा वोट लोगों ने देना है। अब आप फिर अवाम को कहिए भाई आप ही ने गलत किया है। अवाम को पता है उन्होंने किसको वोट देना है, अवाम को पता है क्या हुआ है, अवाम सब कुछ जानती है। कश्मीरीज पॉलिटिकली सबसे अवेयर कौम दुनिया की। यहां पे दुकान पे, यहां पे स्कूल में, यहां पे घर पे, यहां पे दफ्तर में सियासत डिस्कस होती है। यहां सब लोगों को पॉलिटिक्स के ऊपर सारी नॉलेज परफेक्ट होती है। और कश्मीरीज एक ब्रिलियंट कौम है, दुनिया में जहां जहां गए हैं वहां वहां नाम हासिल किया है, चाहे जिस जिस डिपार्टमेंट में भी वो रहे हो। और उनको हर एक बात का जो है पता, वो मुझसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा और इनसे ज्यादा है। जी जी राजदा, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, जहां तक मतलब जम्मू की जो 2 सीट्स हैं उसके लिए तो कैंडिडेट्स आपने मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन जहां तक वैली की 3 सीट्स का ताल्लुक है तो यहां पे बीजेपी डायरेक्टली कंटेस्ट नहीं कर रही है, बट एज ऑन डेट ये भी पब्लिक नहीं किया है कि कहां पे हम किस कैंडिडेट को या किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस पे कब तक क्लैरिफिकेशन आ जाएगी? हमारा जो है, हमारी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जी। तो कश्मीर के बारे में जहाँ तक हमारा ये है कि जो हमें पार्टी कहेगी आगे से तो हमने उसका पालन करना है। चाहे वो कहेगी सपोर्ट दीजिए, हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कैंडिडेट उठाएगी तो हम उनको उठाएंगे। तो इसमें ये नहीं है कि मतलब ये होता रहता है सियासत में, ये होता रहता है, आप सपोर्ट दें, आप क्या करें, आप अपना कैंडिडेट लें। जैसा कि अभी टाइम है, हो सकता है हमारा कैंडिडेट भी आ जाए। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप बिल्कुल पार्टी के डिक्टेशन पे चल देंगी, उसी तरह से मुझे कहा जा रहा है कि मुझे यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करना चाहिए। तो सारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।